अच्छा बेटा, ये लास्ट जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस कर ली थी इसमें। ठीक है, सबशेल वाइज किस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, और उससे पहले ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स का सारा कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें हमने जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो ये सिंपल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सबशेल वाइज हमने लास्ट में डिस्कस की थी, और आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल मतलब नहीं है, जस्ट सिंपल आपको एनर्जी लेवल वाइज फिल करना है। ठीक है, इसमें हमने दो रूल जो है वो डिस्कस किए थे। मतलब एक रूल मैंने आपको बताया था शायद, कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो इसमें सिंपल जो सबसे मतलब कह लें कि बेसिक रूल है, दैट इज कि इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के ऑर्डर में फिल करेंगे, कि सबसे जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है वो सबसे पहले फिल होगा, फिर उससे हाईएस्ट एनर्जी लेवल, फिर उससे हाईएस्ट एनर्जी लेवल। तो इन दैट वे जो है वो आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर जो हमने फिलिंग देखी थी कि 3p के बाद जो है, जैसे हमने यहाँ देखा कि 3p के बाद नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल है दैट इज 4s, यानी जो नेक्स्ट लोअर एनर्जी लेवल है दैट इज 4s, और फिर 4s के बाद हमें 3d फिल करना है। ठीक है, बट लिखने में हमने 3d पहले लिखा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में जा रहे थे, 4s में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 3d के अंदर जाएंगे। तो अब ये हम किस डिसाइड कर रहे हैं, एक तो हम डायग्राम कहा था कि डायग्राम में डायगोनल्स को फॉलो करना है। अच्छा, एक और भी है, आप एक और सिंपल में भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से एनर्जी लेवल की एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं N+L रूल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप कह लें कि एक और मतलब आसान हो जाता है हमारे लिए, मजीद आसान हो जाता है कि बजाय डायग्राम के आप डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सेकंड रूल, अच्छा इसका आपके सिलेबस से ऐसा कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, बट ये है कि ये आपको हेल्प आउट करेगा ये रूल इन डिसाइडिंग के विच ऑफ द एनर्जी लेवल इज लोअर एंड विच इज हायर। ठीक है, तो मतलब डायग्राम के बगैर अगर हमें डिसाइड करना हो, वी हैव टू डिसाइड कि जी कौन से एनर्जी लेवल को पहले फिल करना है, देन वी कैन यूज N+L रूल। और N+L रूल क्या है? नंबर टू, रूल नंबर टू, के द एनर्जी लेवल with the lower value of N+L will be filled first। ठीक है, जिसकी N+L वैल्यू कम होगी। अब N+L क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको, बट फिलहाल जस्ट ये नोट करें कि जिसकी N+L, the energy level which has a lower value of N+L will be filled first। that means के जिसकी N+L वैल्यू कम होगी, that would be the lower energy level। ठीक है, अब ये N+L है क्या, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, अब N+L में N तो आई थिंक सबको क्लियर होगा कि N क्या है। हाँ जी, बताएगा कोई N क्या है? N किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रिंसिपल शेल प्रिंसिपल शेल को, या मेन शेल कह दें या प्रिंसिपल शेल कह दें, तो एन जो है ये प्रिंसिपल शेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और या सिंपल इसको हम मेन शेल भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल शेल और मेन शेल और प्राइमरी शेल। ठीक है, और एल जो है ये रिप्रेजेंट करता है सब एनर्जी लेवल को या सब शेल को। ठीक है, तो जो मेन एनर्जी लेवल है वो एन से आ रहा है, यानी अगर सेकंड शेल है तो हम कहेंगे एन की वैल्यू 2 है, अगर थर्ड शेल है तो एन की वैल्यू 3 है, फोर्थ शेल है तो एन की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब एल जो है ये सब शेल है, और कितने सब शेल्स होते हैं? हाउ मेनी सब शेल्स डू वी हैव? 4। 4। ठीक है, कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। तो ये चार सब शेल्स हैं, और इन चार सब शेल्स को हम वैल्यू असाइन करते हैं कि एस की वैल्यू है 0, पी की वैल्यू है 1, डी की वैल्यू है 2, और एफ की वैल्यू है 3। अब ये वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं हम उस डिटेल में नहीं आ रहे, बस सिंपल आपको ये मतलब एक कह लेंगे एक छोटी सी ट्रिक है टू डिसाइड के विच ऑफ द एनर्जी लेवल इज लोअर। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज आपने असाइन कर दी। अब आपको डिसाइड करना है कि जी कौन सा एनर्जी लेवल लो है। तो लेट सपोज आपने 3D और 4S में डिसाइड करना है, तो हम इन दोनों की N+L वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे। तो 3D के लिए N की वैल्यू क्या है? 3, क्योंकि थर्ड शेल है, और D की वैल्यू क्या होगी? 2। तो 3+2 दैट इज इक्वल्स टू 5। 4S N की वैल्यू है 4, और S की वैल्यू है 0, तो 4+0 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो 4S की एनर्जी लेवल जो है वो कम होगी, क्योंकि इसकी N+L वैल्यू कम है, तो हम कहेंगे कि 4S इज दी लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। सो दैट मीन्स दिस हैज टू बी फिल्ड फर्स्ट। इसको आपको पहले फिल करना होगा क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम है। ठीक है, आपने जस्ट सिंपल N+L वैल्यू से डिसाइड कर लिया कि जिसकी N+L वैल्यू कम है उसको पहले फिल करना है। समझ आ रही है बेटा बात?
ठीक जी है, सर, सिंपल सा जी सर। कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, अब बाज़ औक़ात होता क्या है कि कुछ ऐसे भी आपको सबशेल्स मिलेंगे जहाँ पे n प्लस एल वैल्यू सेम होगी। जैसे लेट सपोज मैं कहूँ कि 5s, लेट सपोज 5s और 3d। अब मुझे इन दोनों में डिसाइड करना है कि 5s और 3d में से पहले किसको फिल करना है। तो 5s के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0, तो 5 प्लस 0 5। और n की 3d के लिए, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2, तो ये भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है। अब इस केस में अगर आपके पास n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाती है, टू एनर्जी लेवल्स हैव सेम n प्लस एल वैल्यू, देन द एनर्जी लेवल विद द लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू कम होगी, दैट वुड बी फिल्ड फर्स्ट। ठीक है। अगर आप डायग्राम भी देखें तो आप देखें पहले 3d और, यानी हमारे पास 3d है और 5s है। तो अब देखें 3d और 5s में पहले यहाँ पे ये 5s है और ये 3d, तो पहले हम किसको फिल कर रहे हैं, 3d को फिल कर रहे हैं। पहले 3d फिल हो रहा है, ठीक है, देन 4p फिल हो रहा है, देन 5s फिल हो रहा है। तो अगर दो ऑर्बिटल्स की, या दो सब एनर्जी लेवल्स की n प्लस एल वैल्यू की सेम आती है, देन n की वैल्यू जो है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा लोअर एनर्जी लेवल है। तो 5s और 3d के लिए n प्लस एल वैल्यू सेम थी, 5 5। तो हमने कहा कि लोअर n की वैल्यू किसकी है, 3d की, तो पहले 3d को फिल करेंगे। ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है। मतलब ये जस्ट सिंपल छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको पहले फिल करना है, किसको बाद में फिल करना है। तो ये दो रूल हो गए आपके पास, एक तो लोअर एनर्जी लेवल का और दूसरा ये n प्लस एल वैल्यू का। तो ये हमने सिंपल थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया। अच्छा, अब जरा हम आगे चलते हैं। देखिए, अब तक मैंने आपसे ये कहा था कि मतलब बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है या जितनी भी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा एटम जिसमें 20 30 40 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करनी है कि उसको एक्साइट करना है, उसको हायर एनर्जी लेवल में जाना है। तो मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस होता है। ठीक है। तो आपने कहा था कि जी सबसे पहले जो है वो हम एनर्जी लेवल डिसाइड करते हैं कि कौन से एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है, और फिर एनर्जी लेवल के बाद नेक्स्ट हम डिसाइड करते हैं सब एनर्जी लेवल। ठीक है। नेक्स्ट हम डिसाइड करते हैं सब एनर्जी लेवल के, सब एनर्जी लेवल कौन सा है। अब सब एनर्जी लेवल आपने डिसाइड कर लिया कि जी 4s है या 4p है या 4d है, स्टिल आपके पास जो है वो अभी मतलब आप कह लें कि आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो है वो यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है। तो ये मतलब ऐसे ही है कि जैसे आप सब एनर्जी लेवल का, इसका मतलब ये है कि आप लोकेलिटी में पहुंच गए बट स्टिल आप हाउस नंबर तक जो है वो नहीं पहुंचे। तो अब जरा इसको हम आगे लेके चलते हैं, इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक जो है वो हमने कैसे पहुंचना है। ठीक है। तो सपोज हमारे पास जैसे हमने कहा कि जी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो लेट सपोज हमने कहा कि हमारे पास कोई भी आइटम ले लेते हैं, सपोज सोडियम है। सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 11। तो अगर मैं इसकी, सॉरी, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास कितने शेल्स इन्वॉल्व हैं, 3 शेल इन्वॉल्व है। ठीक है। फर्स्ट शेल इन्वॉल्व है, ये सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और सेकंड शेल के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन एस में हैं और 6 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर है। ठीक है। अब एक सब लेवल के अंदर, मतलब 2p के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक साथ एक, मतलब आप कहें कि किसी एक क्लोज विसिनिटी में ये एक साथ नहीं रह सकते, बिकॉज दे विल कॉज रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से एटम जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट जो हम बात करें, थोड़ा सा हमने जो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री भी डिस्कस की थी। ठीक है। तो उसमें हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़ रहे थे, तो ये जो हम सब एनर्जी लेवल्स तक का कॉन्सेप्ट है ना, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो आप कह लें कि एक छोटा सा एक प्रिंसिपल जो है वो पेश किया गया, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है। बट इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए डिस्कस करूंगा। ठीक है। ये सब एनर्जी लेवल्स तक तो हम पहुंच गए। अब इसके बाद एक प्रिंसिपल जो है वो, मतलब उसने हमें हेल्प किया आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन करने में, दैट वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब ये जस्ट मैं कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसकी, एक छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस करना है आपके साथ। ठीक है। ना हम इसकी कोई कैलकुलेशन में जा रहे हैं,
असल में नेक्स्ट जो हमें बात करनी है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट है, बस उसको हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, यानी जब ये एनर्जी लेवल्स का ये सारा कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसके बाद ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो 100% सर्टेनिटी के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मतलब अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इतना छोटा पार्टिकल है। लेट सपोज अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। अब ये इतना छोटा पार्टिकल है कि और मतलब ये बेसिकली नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना है, इसको देखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेडिएशंस जो है वो हिट करेंगे। कोई भी लाइट की रेडिएशंस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो इसके ऊपर हिट करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप इस पे स्ट्राइक करेंगे इतने छोटे से पार्टिकल पे, तो अगर सपोज विजिबल लाइट है तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ इतनी ज्यादा होगी कि उसमें इसको देखना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने के लिए उसकी जो मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो भी इसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है, तो हम कोई बहुत ही छोटी वेवलेंथ जो है वो यूज करेंगे। और जब आप कोई बहुत छोटी वेवलेंथ यूज करेंगे तो उसकी एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा होगी। मतलब हमने ये स्मॉल वेवलेंथ की रेडिएशंस जो हैं ये यूज करेंगे टू ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन। और जितनी छोटी वेवलेंथ होगी, ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला है एनर्जी का और वेवलेंथ का रिलेशन है कि E इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो जितनी वेवलेंथ छोटी होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो आप जब छोटी वेवलेंथ यानी ये जो स्मॉल वेवलेंथ की रेडिएशन है, हो सकता है ये अल्ट्रा वायलेट है या गामा रेस है, तो ये जो इतनी छोटी रेडिएशन है जब ये इलेक्ट्रॉन को आके हिट करती हैं, ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को आके हिट करेंगी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और ये एकदम से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, यानी ये इतना छोटा टाइम फ्रेम है जिस टाइम फ्रेम में ये रेडिएशन आके हिट कर रही है इलेक्ट्रॉन को, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग एट दिस पॉइंट पोजीशन और स्पीड, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड स्पीड, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या था कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और स्पीड में से आप दोनों में से किसी एक पे सर्टेन हो सकते हैं। यानी या तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते हैं सर्टेनिटी के साथ, या आप उसकी स्पीड बता सकते हैं। ठीक है, बेसिकली उसने मोमेंटम की बात की थी बट मैं मोमेंटम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। जस्ट आप इसको पोजीशन और स्पीड के रिस्पेक्टिवली देख लें। यानी जिस टाइम पे रेडिएशन आके इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगी तो उस टाइम पे उसको इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी कि वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो जो टाइम फ्रेम है उसमें या तो हम पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसकी स्पीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आइडेंटिफाई करना, सर्टेनिटी के साथ पोजीशन आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इतना छोटा पार्टिकल है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में घूम रहा है। जैसे पिछला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि जी ये एक एनर्जी लेवल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बाद आने के बाद जो है ये चीज सामने है कि जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में हर वक्त नहीं घूम रहे, इनको जैसी एनर्जी मिलेगी ये कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से फिर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, जिसे हम बेसिकली जो हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे बात भी की थी कि जी ये एक्चुअल में ऑर्बिटल एटॉमिक थ्योरी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो यानी सब एनर्जी लेवल्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन के एड्रेस में जो चीज हमने ऐड करनी है दैट इज ऑर्बिटल। ठीक है, अब ऑर्बिटल क्या है, अभी थोड़ी देर में जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं। अभी मैं आपके क्वेश्चंस नहीं ले रहा, इसको जरा समझते रहें, फिर आपके क्वेश्चंस एक साथ ही लेते हैं। तो सब एनर्जी लेवल के बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या है, पहले ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल क्या है, बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी रीजन्स हैं। ऑर्बिटल इट इज प्रोबेबिलिटी रीजन where chances of finding an electron is maximum। ठीक है, ऑर्बिटल क्या है, यानी ये टर्म ऑर्बिट और ऑर्बिटल ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। ऑर्बिटल जो है ये प्रोबेबिलिटी रीजन्स हैं, ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड रीजन्स हैं। आपने वो रीजन्स कैलकुलेट किए कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात मैक्सिमम है। यानी अब हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर पाथ पे घूम रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये पर्टिकुलर रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट सामने आया कि जी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोबेबिलिटी रीजन्स में घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी रीजन है वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। आपने हर सब एनर्जी लेवल में वो रीजन्स आइडेंटिफाई किए।
ठीक है, कि ये रीजन है, इस वक्त इलेक्ट्रॉन इस रीजन में हो सकता है। ठीक है, 90% चांस है कि इस रीजन में हो सकता है, 10% चांस है कि इससे बाहर भी हो सकता है। तो मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को बाउंड नहीं कर दिया कि बस इसी पाथ के ऊपर घूम रहा है, नहीं। तो ये जो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट था, इसने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को ये मतलब हमने कहा कि इसको हमने फ्रीज कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी वक्त कहीं पे भी हो सकते हैं, ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं। हाँ, आप वो रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात मैक्सिमम है, और उन रीजन को नाम दिया गया ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये रीजन बाकायदा कैलकुलेट किए गए, आगे की बात करते हैं। तो ऑर्बिटल की ये तो सिंपल डेफिनेशन आ गई कि प्रोबेबिलिटी रीजन वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और नेक्स्ट थिंग जो आपको ऑर्बिटल के बारे में समझनी है कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी रीजन में एक वक्त में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, रिपल्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे उस रीजन से। तो एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ठीक है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स क्या हैं? रीजन हैं वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको अपने सब एनर्जी लेवल वाले कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आए, तो अभी हमने जो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो अब ये जो 1s है, 1s का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट शेल का s सब शेल, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। अच्छा, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके नाम भी सेम वही हैं, यानी जो हमारे पास जिस तरह से हमने सब एनर्जी लेवल्स की बात की थी, ऐसे ऑर्बिटल्स के भी नाम है। 4 किस्म के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, 4 किस्म के प्रोबेबिलिटी रीजन हैं, और इनके नाम सेम है, एस, पी, डी, एफ। यानी जो ऑर्बिटल एस सब शेल में होगा वो एस ऑर्बिटल कहलाएगा, जो ऑर्बिटल पी सब शेल में होगा वो पी ऑर्बिटल कहलाएगा, जो ऑर्बिटल डी सब शेल में होगा वो डी ऑर्बिटल कहलाएगा। तो 1s, यानी ये आपके पास एनर्जी सब लेवल है 1s, 1s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है और वो s ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, फिर ऐसी 2s, अब 2p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? हाँ जी, सर पी, मुझे ये समझ नहीं आया सर कौन सा थ्री होंगे। हाँ 3 होंगे। अच्छा जी बेटा, आप क्या कह रही हैं? ये मुझे ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि 1s में कितने होंगे 2s में कितने होंगे। देखें, हम सिंपल एक चीज समझते हैं इसको। सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 1s में जाएगा। ठीक है, यानी जी न्यूक्लियस के बाद जो आपके पास पहला एनर्जी लेवल है दैट इज फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में एक ही सब एनर्जी लेवल है दैट इज एस सब एनर्जी लेवल। अब एस सब एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप बाउंड नहीं कर रहे। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये एस सब एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था जो हम ओ लेवल से पढ़ते आ रहे थे कि जी ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस पाथ पे घूम रहा है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को मतलब थोड़ा सा इसको रीडिफाइन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉन का कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, ये किसी वक्त भी कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, बट फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल का एस सब शेल है, ये 1s है। अब इस 1s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। 1s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो इस रीजन में होंगे। ठीक है, आपने ये रीजन आइडेंटिफाई कर लिया कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान, जो 1s के 2 इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम टाइम आपको इस रीजन में मिलेंगे। बट हो सकता है कभी वो आप कह लें किसी पॉइंट पे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, किसी पॉइंट पे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम अब वो चांसेस कितने, हम उसको अराउंड 95% कहते हैं कि जी 95% चांस है कि 1s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसी रीजन के अंदर रहेंगे। बस 5% चांस ये है कि वो इससे बाहर भी जा सकते हैं। तो इस रीजन को हमने क्या नाम दे दिया? इस रीजन को हमने नाम दे दिया ऑर्बिटल का नाम दे दिया। अब बात समझ में आ रही बेटा? जी सर। ठीक है, अब ऐसी आ जाए आप पी के अंदर, यानी तो एस की बात हो गई। ठीक है, अब पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, अब पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सपोज आप ये कह लें कि जी इसको भी हम ऐसी डायग्राम से समझते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास, अब ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, जैसे मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, एक्चुअल डायग्राम्स हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, सपोज ये आपके पास पी सबशेल है, मतलब ये सारा रीजन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको हम कह रहे हैं कि जी ये पी सबशेल है।
ठीक है, अब इसमें पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब मैं ये कहूँ कि जी वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी सारा पी सबशेल खाली है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से ये दूर दूर जाएंगे। तो हम कहते हैं कि जो पी सबशेल के 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी मतलब स्पेसिफिक रीजन्स में मौजूद होते हैं, यानी हम पी सबशेल को 3 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। तो कहते हैं कि जी एक रीजन ये है पी सबशेल के अंदर, एक रीजन ये है और एक रीजन ये। तो पी सबशेल के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन इस रीजन में है, 2 इलेक्ट्रॉन इस रीजन में है और 2 इलेक्ट्रॉन इस रीजन के अंदर है। मतलब ये ऐसे ही है कि आपने कहा कि जी एक स्ट्रीट के अंदर ये हाउसेज हैं, ठीक है, तो ये आपने कहा कि जी ये पी सबशेल जो है इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, रिपल्शन बढ़ेगी, फौरन इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। तो आपने सबशेल को रीजन्स में डिवाइड कर दिया और हर रीजन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, कुछ क्लियर हो रहा है जी अब सर या नहीं? जी सर समझ आ रहा है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमने क्या किया है कि जो एक सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हमने डिवाइड कर दिया कि ये सारे के सारे एक ही जगह पे मौजूद नहीं है, ये उस सबशेल के अंदर स्प्रेड आउट हुए हुए हैं और एक रीजन्स हैं जिनमें मौजूद है, उन रीजन्स को आपने ऑर्बिटल्स का नाम दिया। अब आप ये नहीं कह रहे कि उसी रीजन के अंदर रहेंगे, हम कह रहे हैं कि जी इस रीजन में मैक्सिमम चांसेस ये है कि इस रीजन के अंदर रहेंगे, बट इससे बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है, और एक प्रोबेबिलिटी रीजन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और जो सबशेल है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनको भी वही नाम दिया गया, एस सबशेल के ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल का नाम दिया गया, पी सबशेल के ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल्स का नाम दिया गया, ठीक है। तो एस में तो एक, क्योंकि एस सबशेल में आते ही 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे कि एस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल भी एक ही होगा। पी सबशेल में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पी सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 3। 3, ठीक है ना। एस में एक ही ऑर्बिटल है एंड दैट इज एस ऑर्बिटल। पी में 3 ऑर्बिटल्स होंगे और इन 3 ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब ये एक्स वाई जेड कहाँ से आ रहा है ये आगे चल के डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3, और इन 3 के नाम क्या है? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। ऐसी डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 5 5 ऑर्बिटल्स। एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 7 7, क्योंकि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, डी और एफ के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके नाम हमें अभी फिलहाल नहीं पढ़ने, डी ऑर्बिटल्स के नाम आगे आप A2 में पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ एस और पी के मतलब पी के नाम आपको याद रखने हैं। डी और एफ के लिए आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता होने चाहिए कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो पी के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पी एक्स में आएंगे, 2 पी वाई में आएंगे और 2 पी जेड में आएंगे। समझ आ गई ये बात? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप आ जाए, ये इसको हम चले आगे चलते हैं। अच्छा, हमने देखे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी अभी तक सबशेल वाइज, अब आ जाते हैं जरा ऑर्बिटल वाइज इसको फिल करते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल वाइज फिल करते हैं। तो ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, या बाद आपके पेपर में इसको इलेक्ट्रॉन इन बॉक्स डायग्राम भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इन बॉक्स डायग्राम बनानी है, ठीक है। आप इसको ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कह लें या इलेक्ट्रॉन इन बॉक्स डायग्राम का नाम दे दें, ठीक है, एक ही बात है। तो सपोज हमसे कहा जाए कि जी ड्रॉ दी ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन और ड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन इन बॉक्स डायग्राम फॉर लेट सपोज नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। वैसे मैं अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 1s में, 2 2s में, 2 2p में। बट अब मैं इसको सबशेल वाइज नहीं लिख रहा, मैं इसको ऑर्बिटल वाइज ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ऑर्बिटल वाइज जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो पेपर में ये मोस्टली ऑर्बिटल्स आपके बने हुए होते हैं, आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी होती है, ठीक है, और उसको हम एनर्जी लेवल वाइज फिल करते हैं। तो ये सपोज आपने एनर्जी एक्सेस ड्रॉ कर दिया कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी एक्सेस है। तो सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा होगा? एस वाला। एस वाला, और वो एस कौन सा? 1s, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे जी ये 1s है, दिस इज 1s। फिर 1s के बाद नेक्स्ट क्या है?
2s, अभी इनकी फिलिंग करते हैं बट पहले हम जरा ड्रॉ कर रहे हैं 2s। फिर 2s के बाद 2p है। अब 2p में 3 ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pz। ठीक है, तो 2px 2py 2pz। अच्छा, इन तीनों को देखिए हमने सेम लेवल पे बनाया है, इसका मतलब p के जो 3 ऑर्बिटल हैं उनका एनर्जी लेवल सेम है। ये है 2px, ये है 2py और ये है 2pz। सेकंड शेल के p सब शेल का px ऑर्बिटल, सेकंड शेल के p सब शेल का py ऑर्बिटल, सेकंड शेल के p सब शेल का pz ऑर्बिटल। तो एक सब शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे p सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz, तो इन तीनों की एनर्जी जो है वो सेम होगी। ठीक है, 1s की एनर्जी सबसे कम थी, उससे ऊपर एनर्जी किसकी है 2s की। फिर जो 2p के 3 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है, इसलिए हमने उनको सेम लेवल पर ड्रॉ किया। ठीक है, तो कोई भी ऐसे यानी किसी भी सबशेल के वो ऑर्बिटल जिनका एनर्जी लेवल सेम हो वो कहलाते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ये भी एक टर्म नोट कर लें, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। अभी स्टार्ट में टर्म्स जो है वो बहुत आएंगी, डेफिनेशंस बहुत आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कौन से हैं? दोज ऑर्बिटल्स which have similar energy level but their orientation in space is different। ये ओरिएंटेशन की बात हम आगे इनकी शेप्स पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ ये समझ लें कि डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, जिनका एनर्जी लेवल सेम हो। बाकी जो ओरिएंटेशन या स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड होते हैं ये हम आगे शेप्स में डिस्कस कर लेंगे, अभी डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, और अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये चीज ध्यान में रखें कि डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स विच हैव सिमिलर एनर्जी लेवल, तो 2px 2py 2pz, या सिंपल आप कह लें कि px py pz आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल। यहां तक क्लियर है बेटा बात? जी सर। ठीक है, अब हम ये इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। ठीक है, अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, अब ये हम ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो है ना ये हम फिल कैसे करते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन, सपोज ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की जो है वो दो किस्म की मूवमेंट होती है। एक तो इसकी मूवमेंट होती है कि इट इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। और दूसरी इसकी मूवमेंट क्या होती है कि ये अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ठीक है, तो ये मतलब आप कह लें कि इसकी स्पिनिंग मूवमेंट होती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अच्छा, अब एक ऑर्बिटल के जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल के जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो स्पिन है वो ऑपोजिट होगा, जस्ट टू मिनिमाइज द रिपल्शन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, दे विल स्पिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा टू मिनिमाइज द रिपल्शन। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल spin in opposite directions to minimize the repulsion। ठीक है जी, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, और जब आप इसको अपवर्ड एरो शो करेंगे तो इसका मतलब क्लॉकवाइज स्पिन, और डाउनवर्ड एरो मींस एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो 1s के जो दो इलेक्ट्रॉन आप ड्रॉ करेंगे, 1s में हमने कहा जी लेट सपोज ये पहला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का एरो डाउनवर्ड आ जाएगा, तो ये 1s के दो इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ आ रही है बेटा बात? जी सर। फिर ऐसी अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? 2s में जाएगा। 2s में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन अप एरो, दूसरा डाउन एरो, तो ये 2s के दो इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 4। अब कितने रह गए? 3। 3 रह गए। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? 2px में। आपने 2px में इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, अगला इलेक्ट्रॉन सर कहाँ आप जाएगा? दोबारा रिपीट करेंगे?
क्या चीज बेटा? सर वो मेरा नेट बंद हो गया था तो वो मिस हो गया पार्ट। जी, कौन सा पार्ट? सर आप वो मूवमेंट समझा रहे थे इलेक्ट्रॉन की। हाँ, मैं सिंपल ये कह रहा था कि एक ऑर्बिटल के अंदर, लेट सपोज ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, आपने सिंपल ये एक ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिया, तो अब एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। ठीक है, तो अगर एक क्लॉकवाइज, ये चीज हमने यहाँ मेंशन भी की है, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिटल में होंगे, दे स्पिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं टू मिनिमाइज द रिपल्शन। और इलेक्ट्रॉन के स्पिन को हम शो करते हैं एरो से, तो ये अप एरो मीन्स के क्लॉकवाइज स्पिन है और डाउन एरो मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ऑर्बिटल में जो आप दो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, एक अप एरो बनाएंगे, एक डाउन एरो बनाएंगे। समझ आ रही बात? जी सर। तो अब ये 1s के इलेक्ट्रॉन आ गए, 1s में हमने एक पहले अप एरो बना दिया, फिर एक डाउन एरो। तो 1s में दो इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में दो इलेक्ट्रॉन, अप एरो डाउन एरो, फिर उसके बाद 2px में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ होएगा? जी वाई। हाँ, अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक नया रूल आ जाता है, फिलिंग का तीसरा रूल आ जाता है, और इसको हम नाम देते हैं, वैसे अगेन अगर आपको नाम ना भी बताओ कोई मसला नहीं है, ठीक है, वैसे इस रूल को हम कहा जाता है हुंड्स रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, ये बेसिकली फिलिंग ऑफ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल से रिलेटेड है। हुंड्स रूल सेज कि जी व्हाइल फिलिंग द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? जिनका एनर्जी लेवल सेम हो। व्हाइल फिलिंग द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, the electrons will occupy the orbitals, will occupy all the orbitals singly, and once all are occupied, then doubling takes place. ठीक है जी। तो कहने का मकसद क्या है कि जब आप डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, ठीक है, होता क्या है कि हमने जब 1s में इलेक्ट्रॉन फिल किए, 1s में जब पहला इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तो मतलब इसका जो एनर्जी लेवल था इसके, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देखेगा यहाँ ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये कभी नहीं चाहेगा ये 1s में जाए, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये 2s में जा सके, तो मजबूरन इसको 1s में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ये 1s में जाएगा, लेकिन रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेगा। ठीक है, 2s में भी सेम यही केस था, पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ना चाहते हुए भी 2s में आएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जब 2px में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आएगा, तो इसको मालूम है कि जी 2px में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, अब ये देखता है कि 2py जो है वो खाली पड़ा है और एनर्जी उतनी ही है, एनर्जी लेवल सेम है, तो इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू 2px इट मूव्स इनटू 2py। तो जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं ये पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, तो नाइट्रोजन का जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो बजाय 2px में जाने के इट मूव्स इनटू 2py। ठीक है, फिर जो 7th इलेक्ट्रॉन होगा इट मूव्स इनटू 2pz, जस्ट टू मिनिमाइज द रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है उसको मतलब अगर सपोज यहाँ पे 2px में इलेक्ट्रॉन आता है तो ऑब्वियसली रिपल्शन होगी, तो उसको उससे बचने के लिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 2p में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इनके पास ये ऑप्शन है कि ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, क्योंकि सेम एनर्जी है, 2px 2py 2pz की एनर्जी सेम है। तो 2px में एक इलेक्ट्रॉन गया, अगला इलेक्ट्रॉन 2px में नहीं जाएगा, 2py में जाएगा, उससे अगला इलेक्ट्रॉन 2pz में जाएगा। क्लियर, समझ आ रही बेटा ये बात? सर इसमें एरो सारे अपवर्ड क्यों है? क्योंकि पहला मतलब हम कह रहे हैं कि जो पहला इलेक्ट्रॉन, इसमें तो कोई मतलब रीजन है ही नहीं ना, आप सिंपल ये ध्यान में रखें कि जो अगला इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी 2px में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब जो अगला इलेक्ट्रॉन 2py में आ रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्लॉकवाइज स्पिन करे या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करे। तो नॉर्मली हमारा जो एक मतलब कहने के जनरल ट्रेंड है वो यही आता है कि हम पहला इलेक्ट्रॉन अप एरो से शो करते हैं। समझ आ रही बात? जी जी सर। क्योंकि इनका आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं।
ठीक है, तो आपने 2px वाला इलेक्ट्रॉन, 2py, 2pz इनको सेम डायरेक्शन में शो करना है, चाहे तीनों डाउन एरो शो कर दें या तीनों अप एरो शो कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले 2px में एक इलेक्ट्रॉन गया, देन 2py में एक इलेक्ट्रॉन गया, फाइनली 2pz में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। एंड वंस ऑल द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड, अब लेट सपोज अगर ये ऑक्सीजन होता, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो 8th इलेक्ट्रॉन है वो फिर अब मतलब क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल है वो क्या है? 3s। ठीक है, 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz हो गया, अब फिर नेक्स्ट है 3s। अब जो 8th इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑक्सीजन का जो 8th इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं कि ये 3s में मूव कर सके। ठीक है, तो ये बजाय 3s में जाने के अब डबलिंग स्टार्ट करेगा, 2px, 2py, 2pz। तो कन्वेंशनली हम क्या करते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन 2px, फिर 2py, फिर 2pz। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो इन तीनों में से किसी में भी जा सकता है, बट कन्वेंशनली हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? अगेन पहले 2px को फिल करेंगे कि 8th इलेक्ट्रॉन 2px में, फिर जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2py में जाएगा, फिर जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2pz में जाएगा। तो दिस इज हाउ वी फिल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। क्लियर है बेटा ये बात? जी सर। ठीक है, तो जब भी आप डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे, पहले सिंगल फिलिंग होगी, फिर उसके बाद जब सारे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो जाएंगे, देन डबलिंग टेक्स प्लेस। और डबलिंग के बाद जब तीनों फिल हो गए, तो फिर आप नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल के अंदर, नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल के अंदर जो है वो मूव करेंगे। तो ये कहलाएगी ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन, या इलेक्ट्रॉन इन बॉक्स डायग्राम कहते हैं इसको। तो यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें इसमें। हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये हमने बात कर ली, ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई, और इलेक्ट्रॉन बॉक्स डायग्राम, एनर्जी लेवल वाइज कॉन्फ़िगरेशन भी आपने देख ली। ठीक है, तो ये अब इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस आ गया आपके पास। यानी कि सबसे पहले क्या है, एनर्जी लेवल आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सब एनर्जी लेवल कौन सा है, कि ठीक है जी, थर्ड एनर्जी लेवल की बात हो रही है। अब थर्ड एनर्जी लेवल में 3s है, 3p है, 3d है, तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सब एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है। फिर लेट सपोज अगर 3p है, तो 3p में 3 रीजन हैं, 3px, 3py, 3pz। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन के एड्रेस में जो नेक्स्ट लेवल है, दैट इज ऑर्बिटल, के किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और फाइनली जब आप ऑर्बिटल में भी आ गए, तो एक ऑर्बिटल में भी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में से किसकी बात हो रही है, क्लॉकवाइज स्पिन या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो फाइनली जो लास्ट आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन के एड्रेस में जो लास्ट चीज आपको मेंशन करनी होती है, दैट इज इट्स स्पिन, के आइदर इट इज स्पिनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस बन जाता है। समझ आई बेटा बात? कि पहले हमने एनर्जी लेवल आइडेंटिफाई किया, देन सब एनर्जी लेवल, फिर उस सब एनर्जी लेवल के कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, और फाइनली उसका स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। क्लियर है? यस सर। जी सर। अच्छा, चलें, अब ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लिया। इसमें कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, फिलहाल अभी मैं ज़रा एक्सेप्शंस के ऊपर नहीं आ रहा, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, आप आयंस की भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, बाद में पेपर में आयंस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। हमने वो शॉर्ट फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की थी या नहीं की थी, जिसमें नोबल गैस के एलिमेंट को मेंशन करना होता है? वो नहीं किया है हमने। अच्छा, चलें पहले वो भी देख लें। ठीक है, ये जो हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हैं इन सब एनर्जी लेवल वाइज, इसको लिखने का एक और तरीका भी है। जैसे लेट सपोज हम कहते हैं, हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज मुझे रुबिडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, या रुबिडियम बड़ा एटम हो जाएगा, चले लेट सपोज मुझे पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 19। तो आपने पहले पोटेशियम की, हम वैसे नॉर्मली जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो लिख लेते हैं। तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 19, एटॉमिक नंबर है 19, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और 3p के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा,
हाँ जी बेटा, 4s 4s, 4s1, और 3d जो है ये क्या है, खाली होगा, ठीक है, 3d 0। तो ये हमारे पास पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक शॉर्टकट वे भी है। हम सिंपल ये देखेंगे कि पोटेशियम से पहले वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, पोटेशियम से पहले वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है, एंड दैट इज आर्गन। और आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18। पोटेशियम का है 19। तो पोटेशियम से जो पहले वाला नोबल गैस एलिमेंट है दैट इज आर्गन, उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम कहेंगे जो पोटेशियम के 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो सेम उसी मैनर में फिल्ड हैं जिस मैनर में आर्गन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को एक शॉर्टकट वे में लिख सकते हैं कि हम बजाय ये 18 इलेक्ट्रॉन्स लिखने के, हम ऐसे ब्रैकेट में AR, आर्गन लिख देंगे। एंड दैट मीन्स कि जो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है वही पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन है। हम पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, तो हमने AR लिख दिया। अब ये कितना होगा, 18। उसके बाद जो बच रहे हैं वो आप मेंशन कर देंगे जी, 3d0 4s1। So this is another way of writing the electron configuration in terms of noble gas elements। कि आपने सिंपल जो भी एलिमेंट, जिस एलिमेंट की बात हो रही है उससे पहले वाला नोबल गैस एलिमेंट देख लेना है आपने। ये क्लियर है बेटा? सर। जी सर। ठीक है ना? तो ये मतलब आसान है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। तो सिंपल किसी जिस एलिमेंट की बात हो रही है उससे पहले वाला नोबल गैस एलिमेंट देख लें। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और चीज जो हम यहाँ पे मतलब देखें, मैंने आपके साथ कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो भी मतलब ट्रिक्स हो सकती है, हमने पहले तो सब एनर्जी लेवल्स को फिल करने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर ली, उसके बाद N+L रूल की मदद से भी आपने हेल्प ले ली। अच्छा, आप पीरियोडिक टेबल से भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसके थ्रू भी हम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करनी है वो जरा देखें समझें। ठीक है, सपोज मुझे पीरियोडिक टेबल से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है। अब पीरियोडिक टेबल में आपको सिंपल ये मालूम है कि यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं? 4। ठीक है, एक ब्लॉक आपके पास ये है। मैं थोड़ा सा जरा इसको पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। देखें, ये एक ब्लॉक है, ये कहलाएगा S ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लॉक है हमारा, दिस इज P ब्लॉक। ठीक है, एंड देन दिस ब्लॉक इज, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो ब्लॉक है ये D ब्लॉक है, एंड फाइनली दिस इज F ब्लॉक। तो ये हमारे 4 ब्लॉक हैं, S, P, D और F। ठीक है, S, P, D, F, ये 4 ब्लॉक हो गए। अच्छा, अब मुझे किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। लेट सपोज मुझसे कहा जाए कि जी राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम सिंपल इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने इसको स्टार्ट किया, लेट सपोज हम हाइट, अच्छा इसमें सबसे पहली बात तो मुझे पता है कि जी सिलिकॉन जो है ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 4 का एलिमेंट है। ठीक है, और P ब्लॉक के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब आप इसको स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। इसको थोड़ा सा मैं जरा डिटेल में इसको डिस्कस करता हूँ, इसको जरा समझे। यानी हमने स्टार्ट किया सिंपल हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, हीलियम, ये क्या हो जाएगा, 1s2। ठीक है, तो ये देखें आप कौन से पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में। तो जब फर्स्ट पीरियड में है तो S की वैल्यू क्या रहेगी, 1। ठीक है, S की वैल्यू जो है वो सेम वही है जो मतलब जिस पीरियड में आप चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए सेकंड पीरियड में, मतलब 1s1 1s2 ये हो गया। उसके बाद सेकंड पीरियड में हम आए तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिथियम के पास मतलब लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 वो हो गए। और उसके बाद इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किसमें आएगा, 2s1, 2s1। और बेरिलियम क्या है, 2s2। ये S ब्लॉक आपका खत्म हो गया। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम ये 1s2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये 2s2, और फिर नियॉन तक आपके पास ये फिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2p6। फिर आप आ गए थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड में ये क्या हो जाएगा, 3s2, 3s2। और फिर ये P, क्योंकि अभी तक देंगे जो D ब्लॉक है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, सिलिकॉन तक मुझे आना है। तो सिलिकॉन के लिए सिंपल क्या हो जाएगा, 3p, यानी सिलिकॉन सेकंड एलिमेंट है P ब्लॉक का। ठीक है, और पीरियड आपका कौन सा चल रहा है, थर्ड पीरियड चल रहा है, तो ये हो जाएगा 3p2। सिलिकॉन के लिए सिंपल क्या हो जाएगा, 3p2। तो ये मेरे पास सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। पीरियोडिक टेबल से हमने जस्ट इसको देख लिया कि फर्स्ट पीरियड के दोनों एलिमेंट बनी, हमने बिल्कुल स्टार्ट से आप सिलिकॉन तक आ गए। ऐसी अगर लेट सपोज मुझे ब्रोम, ये समझ में आया बेटा बात या नहीं? नहीं सर, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया है।
और किसी को समझ में आया है? हाँ जी, किसी को भी समझ में नहीं आई ये? तो मुझे आ गया थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। चलें, इसको एक काम करते हैं, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास। देखें, आपने सिंपल इसको ऐसे समझना है कि ये मेरे पास एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। ठीक है, एस ब्लॉक में दो ग्रुप, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पीरियड का पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, और ये फर्स्ट पीरियड का दूसरा एलिमेंट है हीलियम। ठीक है, अब मतलब आप ये ध्यान में रखें कि जब आप किसी भी एलिमेंट को फिल कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जो हमारे पास एन मतलब एस के लिए आपको शेल लिखना होता है, मतलब आपने एस फिल करना है, पी फिल करना है, डी फिल करना है और एफ फिल करना है। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट को आप फिल कर रहे हैं उसके लिए एस की वैल्यू हमेशा वही होगी जो भी शेल चल रहा है। जैसे सपोज अब इसको फिलिंग के हिसाब से आप देखें, मतलब मुझसे कहा जाए कि जी हीलियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, तो हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 के फर्स्ट शेल। यानी आप इसमें देखें हीलियम फर्स्ट पीरियड में है तो एन की वैल्यू 1 ही रही। अब ऐसे ही सपोज अगर मुझे यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन, फ्लोरीन की फिलिंग करनी है, तो फ्लोरीन की फिलिंग क्या होगी, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 ये आपका फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया। 2s2 ये सेकंड पीरियड का एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। समझ आ रही है बेटा बात? जी जी सर। सर। ठीक है ना, ये इस तरह से हम चल रहे हैं कि ये क्लियर किए इसको। ठीक है, तो जब आप 1s2 लिखते हैं तो मतलब आप फर्स्ट पीरियड, 2s2 लिखते हैं तो मतलब हमने यहाँ ये सेकंड पीरियड का एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन देखें, यहाँ पे मौजूद है, पांचवा एलिमेंट है सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक का। ठीक है, ये सेकंड पीरियड चल रहा है, सेकंड पीरियड है, और ये सेकंड पीरियड का पी ब्लॉक। सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो फ्लोरीन पांचवा एलिमेंट है, तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे खत्म हो जाएगी, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगी 2p5, क्योंकि ये पांचवा एलिमेंट है। समझ आ रही बात? जी सर, अब आ गया। ठीक है, जी ऐसे ही सर। अब देखें नेक्स्ट एक और एलिमेंट लेते हैं हम, कि हम कहते हैं कि जी क्लोरीन, क्लोरीन की फिलिंग, ये चलें क्लोरीन छोड़े, हम कहते हैं कि सल्फर। ठीक है, वो 5 वाला हो गया ना, अब सल्फर। अब सिंपल मैं आपसे बोलूं कि जी बताएं सल्फर का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से सबशेल में होगा, बगैर कॉन्फ़िगरेशन लिखे आप मुझे डायरेक्ट बताएं। 3p4। 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 ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको? तो सल्फर का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, 3p4, क्योंकि ये थर्ड शेल में है। ठीक है, ये हमारा थर्ड शेल है, तो मतलब पीरियड नंबर आपका थर्ड चल रहा है, तो थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड का 1 2 3 4 फोर्थ एलिमेंट है, तो मतलब इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3p4। ठीक है, तो जब मतलब सिंपल कहने का मकसद ये है कि जब भी आप एस को फिल करेंगे, एस को जब भी फिल करेंगे तो उसके लिए डायरेक्ट आपने एन की वैल्यू देखनी है कि कौन सा शेल चल रहा है। जब भी पी को फिल करना है तो डायरेक्ट एन की वैल्यू देखनी है कि शेल कौन सा फिल चल रहा है। अच्छा, अब देखें सपोज मुझे, हम कहते हैं कि जी वेनेडियम को फिल करना है, वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब वेनेडियम के केस में क्या है, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23। अब देखिएगा जरा, ये मतलब ट्रिक्स हैं और ये बड़ा हेल्प करती हैं कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। आप देखें वेनेडियम है, तो वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन मैं आपसे कहूँगा जी वेनेडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, तो अब ये आपने डिसाइड करना है। तो 4 वेनेडियम की, 4d3। नहीं नहीं, ये जरा समझे, इधर देखें। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1s2 ये आपका फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया। 2s2 सेकंड पीरियड का एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। 2p6 यहां तक आ गए, आप नियॉन तक आ गए। समझ आ रही है बात? जी सर। ठीक है, उसके बाद क्या चलेगा, 3s2 सेकंड पीरियड का एस ब्लॉक कंप्लीट, मैग्नीशियम तक आ गए। 3p6 कहां तक आ गए, आर्गन तक आ गए। अब देखें डायरेक्टली 3p के बाद हमें डायग्राम देखनी होती थी या हम n+l रूल लगा रहे थे, लेकिन अगर आप पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चले तो पीरियोडिक टेबल क्या बता रहा है, 3p के बाद क्या फिल करना है, 3p के बाद आप डायरेक्ट कहाँ आ रहे हैं, पोटेशियम पे, और पोटेशियम के लिए आप क्या फिल करेंगे जी, 3p के बाद आप कौन से ब्लॉक में आए 4s। हैं, एस ब्लॉक में आए हैं। 4s। ठीक है ना, तो देखें आप डी ब्लॉक में गए नहीं है, तो ये मतलब टेक्निकली पीरियोडिक टेबल बनाया इस तरह से गया है कि जहां पी ब्लॉक खत्म हुआ
वहां से डी नहीं स्टार्ट हो रहा, एस स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे पहले किसको फिल करना है, 4s1 4s2। तो इसलिए हम पहले 4s को फिल कर रहे हैं कि 3p के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो एस ब्लॉक का है। ठीक है, तो 3p के बाद आपने किसको फिल किया, 4s को। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2। कहाँ तक आ गए आप, कौन से एलिमेंट तक आ गए, कैल्शियम। कैल्शियम तक आ गए। ठीक है, इसमें किसी को भी अगर कंफ्यूजन हो रही है तो पूछ ले, समझ, ये सबसे आसान तरीका है कॉन्फ़िगरेशन निकालने का। समझ आ रही है बात। जी सर, अब आ रही है समझ। ठीक है, अब देखें 4s के बाद, यानी s के लिए हमेशा हम यही देखते हैं कौन सा शेल चल रहा है। ठीक है, p के लिए जो शेल चल रहा होता है। अब d फिल करना है। d की वैल्यू जब भी आप फिल करेंगे, d की वैल्यू हमेशा फिल होगी n-1, यानी जो शेल चल रहा है उसमें से एक माइनस करना है। तो अगर फोर्थ शेल चल रहा है तो d कौन सा फिल होगा, d फिल होगा 4-1, यानी कि सॉरी 4-1 यानी कि थर्ड 3d फिल होगा। अगर फोर्थ शेल में है तो आप 4d नहीं फिल करेंगे, 3d फिल करेंगे। d की वैल्यू हमेशा क्या होगी, n-1। समझ आ रही है। जी सर। यस सर। ठीक है, तो स्कैंडियम 3d1, टाइटेनियम 3d2, वेनेडियम 3d3, तो ये हो जाएगा 3d3। इससे आसान तरीका नहीं है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। ये समझ में आया आप सबको या अभी भी समझ में नहीं आया, तो समझ आ गया। जी सर आ गया। आ गया सबको। जी अच्छा, अब सर। देखें, एक और करके देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे अपना चलेंगे, क्योंकि मतलब कॉन्फ़िगरेशन आपको ज्यादातर बहुत बड़े कोई एलिमेंट्स की आनी नहीं है। ठीक है, तो मैं जस्ट एक और जो है वो आपको बताया। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अब बताएं ज़ाइक्रोनियम का लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, सर क्या आपने बोला, क्वेश्चन रिपीट करें। यानी ये जो हमारे पास 4D एलिमेंट है जिरकोनियम। ठीक है, जिरकोनियम का आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सबशेल में जाएगा, 4D2 4D 4d। में सर। जी बिल्कुल, 4d, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसमें, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 ठीक है, और 4d से पहले क्या होगा, 4d आखिरी आ गया। 5s। 4d से पहले होगा 5s, और 5s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ठीक है, और 5s से पहले क्या होगा, 4P 4p। ठीक है, समझ आ रही ना बात सबको। यानी आपने जिरकोनियम के लिए नहीं देख सर, लिया। मुझे ये 5s2 वाली सब बात समझ नहीं आई है। भाई देखिए ना, हमने जिरकोनियम की फिलिंग करनी थी, तो मैंने आपसे सिंपल ये पूछा कि मुझे बताएं जिरकोनियम के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से सबशेल में जाएंगे। तो आपने देखा जिरकोनियम कौन से पीरियड में है, ये कौन सा पीरियड है बताएं, 5। 5 है। ठीक है, और जिरकोनियम कौन से ब्लॉक में है, D में ब्लॉक कौन सा है, डी में है। ठीक है, और डी हम हमेशा कौन सा फिल करते हैं, n-1। n-1। तो डी के लिए मतलब जिरकोनियम के लिए डी कौन सा फिल होगा, n-1। एन की वैल्यू क्या है, 5। 5-1 दैट मीन्स कि 4। तो जिरकोनियम के लिए आपने डी कौन सा फिल करना है, 4। 4d। समझ आ रही है बेटा बात। जी सर। हाँ जी, जिनको नहीं समझ में आ रही थी उनको अब समझ में आ रही है या अभी भी नहीं समझ में आ रही। जी सर, आ रही है। ठीक है ना, तो अब आप मतलब जिरकोनियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4d में है। हमने कहा जी ये फिफ्थ शेल है, फिफ्थ शेल है और डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक में मौजूद है। तो डी ब्लॉक जो है वो हमेशा एक कम में माइनस होता है, तो अगर फिफ्थ शेल है तो फिफ्थ में से एक माइनस कर देंगे 4। और क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट है डी ब्लॉक का, तो इसका मतलब 4d2। और डी से पहले कौन से, मतलब डी से पहले ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक कौन सा फिल होता है, जो हमेशा शेल चल रहा होता है, तो मतलब 5s होगा। फिर 5s से पीछे आ जाए तो कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक चल रहा है, ये पी ब्लॉक है आपका, और ये कौन सा पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। तो उससे पहला वाला एलिमेंट कौन, उससे पहले कौन सा होगा, 4p से, मतलब ये मैं पीछे से फिलिंग करता जा रहा हूँ। 4p, फिर 4p से पहले 3d, क्योंकि ये 3D आपका 3d, ये 3d है तो ये 3d10 आ जाएगा। फिर 3d से पहले क्या है, 4s। इस तरीके मतलब मुझे 4s जो है वो पहले लिखना है, फिर उसके बाद 3d। बट अब ये समझ में आ रही बात आपको, जी इतनी सर। मुश्किल तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आनी नहीं है, बट ये मैं जस्ट इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये आपको मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर आपको लास्ट वैलेंस और सबशेल आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, तो आप पीरियोडिक टेबल से इजीली देख के बता सकते हैं। हाँ जी, दिमाग तो नहीं घूम गया इसमें।
अब कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लिख लेंगे किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन। जी सर। जी सर। जी बेटा, तीनों को क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब एक काम आप कर लीजिएगा कि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, मैं इंशाल्लाह ताला कल इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, थोड़ा सा मैंने टाइम इसमें जानबूझ के लिया है ताकि ये आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्लियर हो जाए, किस तरह से लिखी जाती है, क्या होता है। ठीक है, तो कहने को तो एक भी तरीका काफी था, उससे भी जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट ये डिफरेंट वे सिर्फ इसलिए आपसे डिस्कस किए कि आप किसी भी तरीके से कोई भी बड़ा भी एलिमेंट हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब यह है कि इंशाल्लाह ताला कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी हमने ऑर्बिटल्स की शेप्स देखनी है, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का टॉपिक है, तो अभी ये काफी थोड़ा बड़ा चैप्टर है। थोड़ा सा अभी हमने शुरू में जरा टाइम लिया है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब ये है कि हम प्रॉपर जो है वो टॉपिक्स को एक एक करके कवर करते जाएंगे। सही है, तो कल इंशाल्लाह ताला फिर इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, आज इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है बेटा।